हेलो एवरीवन, हम आज आपको सॉल्व कराएंगे यूपी टेट 2016 का दूसरा क्वेश्चन पेपर सेट, जो कि इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हम ले लेते हैं पेन, तो हम अब देखेंगे अपना क्वेश्चन। पहला हमारा जो क्वेश्चन क्या है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका जो थी, इसका संपादन किसने किया था। तो पहले देखेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन इसके हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं थे। ये किस पत्रिका के संपादक थे, ये हमने आपको बताया है। फिर दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, जो कहाँ से संपादित, आपको हिंट दे दे कहाँ से हुई थी, मिर्जापुर से। और दूसरा जो है बालकृष्ण भट्ट, जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था, बालकृष्ण भट्ट ने। फिर तीसरा हमारे कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था, ब्राह्मण पत्रिका। कौन सी पत्रिका का, ब्राह्मण पत्रिका। और चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन हुआ, कविवचन सुधा। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया, बालकृष्ण भट्ट। तुम्हारा सही ऑप्शन कौन सा है, दूसरा बालकृष्ण भट्ट। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, इसका आपको आगे इसका 15वां क्वेश्चन में पूछा गया इनकी पत्रिका का नाम, तो वहां से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन दूसरा, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो सूर्योदय तो क्या है, सूर्य प्लस उदय, ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। जब आ या आ के बाद या आ के बाद ई आता है तो क्या हो जाता है, ए। ऐसे में सूर्योदय जो है, ये कौन, इसके संधि विच्छेद कौन सा है, सूर्य प्लस उदय। तो संधि विच्छेद डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तब आपको सही समझ आएगा। अभी हम क्या करेंगे क्वेश्चन, तो इसका सही क्या है, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय का। फिर अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा, यथाशक्ति में समास है। तीसरा क्वेश्चन कहाँ से है, समास है। किससे, यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, द्विगु समास को आप पहले कट कर देंगे, क्योंकि द्विगु समास का क्या पहचान है कि इसमें प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद वो कौन सा होता है, संख्यावाची। प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची। तो द्विगु समास को आप क्या कर देंगे, कट। तो यथाशक्ति, तो यहाँ से देखिए, जब इसमें आपको मिलता क्या दिख रहा है, तत्पुरुष कर्मधारय, ये दोनों पर जब ये दोनों समास दिखे तो आप तुरंत समास का क्या करेंगे, समास विग्रह। इसके बाद है हमारा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी यथाशक्ति जो है, इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या था कि पहले उपसर्ग या कोई अव्यय या उपसर्ग के बाद में कोई भी वर्ड जुड़ता है, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। तो यथाशक्ति जो है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। यथाशक्ति यथोचित, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास। अब एक आपको हम आज बताते हैं 3 एग्जाम्पल। जैसे बार बार, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि बार बार, कभी कभी, बार बार, कभी कभी, ऐसे शब्द जो एक ही शब्द हो लेकिन 2 बार आता हो, तो इसमें बीच में आप डैश दे के इसको कभी भी आप द्वंद्व समास में नहीं लगाएंगे। ये कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। क्योंकि द्वंद्व समास क्या होता है, उसमें उसका जैसे माता पिता, ये दोनों शब्द अपने आप में प्रधान है और दोनों शब्द अलग अलग है। लेकिन ये जो बार बार है, कभी कभी है,
ये सब एक ही शब्द है जो कि जैसे बार बार, कभी कभी, ये सब शब्द एक ही है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा हमारा? अव्ययी भाव समास। और ये द्वंद्व समास कौन सा होगा? माता पिता। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसका प्रथम पद, इसका तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जब आपको समास के ऑप्शन में तत्पुरुष दिखे तो आप क्या करेंगे? समास विग्रह। समास विग्रह करने पर तत्पुरुष में का, के यानी कारक आ जाते हैं। का, के, से, ये सब आ जाएंगे तो वो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसलिए तत्पुरुष दिख जाए तो आप क्या करेंगे? तुरंत समास विग्रह। जैसे राजमहल, राजमहल, तो राजमहल में जैसे अगर आपको तत्पुरुष दिख रहा है तो तत्पुरुष में आप क्या देखेंगे? राजमहल, राजमहल। तो राजमहल का अगर आप ऐसे, तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सा समास, लेकिन आज इसका समास विग्रह कीजिए तो राजा का महल, राजा का महल। तो इस प्रकार ये कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास। ऐसे राजपुरुष, राज पुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो ऐसा समास जिसको समास विग्रह करने पर बीच में कारक दिख जाए तो वो सब क्या हो जाता है? कौन सा हो जाता है? तत्पुरुष समास। और कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जो कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय, उसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी पहला पद जो होगा वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाएगा और जो दूसरा पद होगा वो विशेषण की विशेषता को बतलाएगा। जैसे नील कमल, अब इसमें आप देखिए नील कमल, कमल खुद अपने आप में एक विशेषण है, लेकिन इस विशेषण की भी विशेषता को कौन बता रहा है? ये नील, यानी नीला फूल। तो जो कमल है ये खुद एक विशेषण है, लेकिन इसके विशेषता कौन बता रहा है कि फूल कैसा है? नीला है। तो ये क्या हो गया? विशेष। जिस भी समास में विशेषण और विशेष्य दोनों रहेंगे वो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो आप सिंपल समझिए, द्विगु समास और द्वंद्व समास को आसानी से आप पहचान लेंगे। उसके बाद आता है तत्पुरुष कर्मधारय। तो तत्पुरुष और कर्मधारय अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तो आप क्या करेंगे? समास का विग्रह। जैसे ही आप समास का विग्रह करेंगे, अगर आपको बीच में दिख जाता है कोई कारक चिन्ह, कारक चिन्ह कितने हैं हमारे? कारक कितने हैं? 8। उस 8 में का जो चिन्ह है वो कारक चिन्ह अगर आपको दिख जाए तो उसको आप क्या मान लेंगे? तत्पुरुष। और जब जहां पे केवल प्रशंसा, जैसे नील कमल, नीलकंठ, तो ये बहुब्रीहि में भी आ जाता है, पीतांबर। तो इस प्रकार से जो भी रहेगा नील, तो जो विशेषता और विशेषण अगर आपको दोनों दिख जाए तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, चौथा, इसमें कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव का मतलब गलत शब्द। तद्भव का हर साल इतने दिन आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, आपको तद्भव, तत्सम, समास, संधि, यही सबसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए। तो इसमें देखिए उपसर्ग प्रत्यय, तो इसमें देखिए इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव का मतलब ऐसा शब्द जो दूसरे भाषा से आया हो लेकिन अपने हिंदी भाषा में आके वो अपना रूप परिवर्तित कर लियो, यानी अपना रूप बदल के वो दूसरे रूप में आ गया, तो वो क्या हो जाता है हमारा? तद्भव शब्द। जो दूसरे भाषा से आया हो, दूसरे भाषा से लेकिन हिंदी भाषा में आके वो अपना रूप परिवर्तित कर लिया हो। अब देखिए मधुप, भ्रमर, भ्रमर का मतलब भौरा, मधुकर, ये तीनों तत्सम है। भ्रमर मतलब भौरा, मधुकर मतलब भी ऐसे कोई है, कोई याद नहीं आ रहा इस टाइम। और भैवरा, ये जो भैवरा ये गलत हो गया, यहाँ भावरा था, तो ये भावरा जो है ये गलत है। भावरा हम लोग कहते हैं, लेकिन भावरे का सही तत्सम रूप क्या है? भ्रमर। तो इस प्रकार से इसमें इन शब्दों में तत्सम रूप क्या है? भावरा। तो अगला क्वेश्चन, 5वां,
क्वेश्चन से मुदी मुंदरी मुद्रिका, ये भी नहीं, कौन सी है? मुद्रिका। मुद्रिका मतलब रुपया पैसा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या है? मुहरी का तत्सम रूप है। तत्सम का मतलब जो हिंदी से, जो किसी अन्य भाषा से आए और सेम हिंदी में भी हो। तो आप देखिए मुद्रिका जो है ये मुद्रिका तत्सम रूप है और मुहरी जो है ये तद्भव रूप है। तो मुद्रिका मतलब क्या होता है? पैसा, ये सब। अगला क्वेश्चन छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो बहुत सारे निबंध हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं और बहुत सारे लेखक हैं। तो आप कुछ ऐसे मतलब प्रसिद्ध लेखकों को, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, आज हम आपको प्रसिद्ध लेखक बताएं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन आप इनमें से कुछ प्रसिद्ध रचनाएं आपको आइडिया उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऐसे ऐसे बहुत सारे। बताने का मतलब है कि जैसे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी है तो ज्यादातर रचनाएं आप लोग देखेंगे इनकी पूछी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो इनकी, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो ऐसे कुछ प्रसिद्ध लेखक हैं और उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वही क्वेश्चन पेपर में ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आप देखिए अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, ये तीनों जो रचनाएं हैं किनकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये जो वित्त और विकास है ये भी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ये तीनों रचनाएं इनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचना। अब आपसे एक भी पूछा जा सकता है इसमें, ये दोनों तीनों ऑप्शन अलग है, कुटज दे दिया जाए, इसमें से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? तो कुटज। तो ऐसे रचनाएं इनकी बहुत से, जैसे अब रामधारी सिंह दिनकर जी हैं तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, ये सब जो रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचनाएं। ऐसे प्रताप नारायण मिश्र की है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रसिद्ध रचनाएं होती हैं और कुछ ऐसे प्रसिद्ध कवि होते हैं, वही ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको हम एक बनाएंगे वीडियो, तो उसमें आपको बताएंगे कि कौन प्रसिद्ध कवि हैं और उनके कौन कौन से प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आपको उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे अपना कौन सा है? वित्त और विकास। यही इनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। किसकी है? भारतेंदु, किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, चंद्र की। वृत्त और विकास, और ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला क्वेश्चन 7वां, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? अब जहां पे रासो दिख जाए आपको तो आप समझ जाएंगे कि ये किस युग की बात कर रहा है। अगर रासो आपको दिखता है तो किस युग की बात हो रही है? यहाँ पे आदिकाल। किस युग की? आदिकाल, यानी प्रारंभ शुरुआत की बात हो रही है। अगर आपको रासो दिखता है कोई, तो इससे आपका एक क्वेश्चन भी तैयार होता है। जैसे आपको अन्य काल की रचनाएं दे दी जाए और उसमें से एक ऐसे परमाल रासो या दलपत विजय रासो या पृथ्वीराज रासो ऐसी रचनाएं दे दी जाए, विशल देव रासो, तो उसमें से सब अन्य काल की रचनाएं हैं और उसमें से एक दे दिया जाए कि परमाल रासो किस काल की रचना है। तो आप क्या लगाएंगे? आदिकाल, क्योंकि रासो जितनी भी रचनाएं हैं लगभग वो सब कब की हैं? आदिकाल की है। तो अब आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया है? परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, यानी परमाल रासो के रचयिता यानी लेखक कौन है? तो कौन है परमाल रासो के? जगनिक। हम लोग ने ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुका है कि परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की। बाकी चंद्रबरदाई की कौन है? पृथ्वीराज रासो। इन्होंने
ये पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई की कौन सी है प्रसिद्ध रचना? पृथ्वीराज रासो। उसके बाद है नरपत नाल, इनकी कौन सी है? बिसल देव रासो। बिसल देव रासो। और कौन है? नल सिंह, नल में नल सिंह, इनकी कौन सी है? विजय पाल रासो। विजय पाल रासो। तो इस प्रकार देखिए जो आदिकाल की रचनाएं हैं, जो आदिकाल की रचना, ये सब रचनाएं जो हैं, ये सब कवि जो है ये किस काल के हैं? आदिकाल के। तो आप कवियों का नाम अगर याद कर लेते हैं, उनकी पार्टिकुलर रचना याद कर ले, लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से जो रचनाएं दी गई हैं, मतलब ये जो रचनाएं हैं ये किस काल की हैं, उसमें से एक आपको आदिकाल का दे दिया जाएगा, बाकी अन्य काल का। तो यदि आदिकाल रहेगा तो उसमें क्या लास्ट में लगा रहेगा? रासो। क्या लगा रहेगा? रासो। तो इस प्रकार से जो नल सिंह थे इनकी विजय पाल रासो रचना थी, जो नरपत नाल थे उनकी विसल देव रासो थी, और जो चंद्रबरदाई थे उनका पृथ्वीराज रासो, और जो जगनीत थे उनका परमाल रासो। तो ज्यादातर ये परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो ही पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, दुल्हन गाहू मंगला चल, हम घर आए राजा राम भरताल। ये किसकी पंक्ति है? ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, मृगावती किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन जो हमारा ये क्या है? मृगावती किसकी रचना है? तो अब जायसी, यहां से देखिए आप, जायसी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत। कौन सी है? पद्मावत। जायसी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। कुतुबुन की प्रसिद्ध रचना मृगावती। मंजन की प्रसिद्ध रचना मधुमालती। मधुमालती जो है ये मंजन की रचना है, और जो कुतुबुन की रचना है ये कौन सी है? मृगावती। कुतुबुन की रचना कौन सी है? मृगावती। और मंजन की रचना हमको याद नहीं आ रहा इस टाइम, आप लोग देख लीजिएगा कि मंजन की कौन सी रचना है। तो मृगावती किसकी रचना है? कुतुबुन की। और जायसी की कौन सी है? पद्मावत। पद्मावत के बारे में बहुत बात हम लोग आपको बता दिए कि जायसी का प्रसिद्ध रचना पद्मावत, जो कि एक प्रेम इन्होंने किस पे लिखा था? प्रेम पे। और कुतुबुन मृगावती। उस्मान की मंजन की कौन सी है? मधुमालती। उस्मान की रचना इस टाइम याद नहीं आ रही, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चंद्रवती ऐसे कुछ करके है, शायद चंद्रवती है क्या इसका? उस्मान की शायद चंद्रवती है, हमें क्लियर नहीं है, आप इसको देख लेंगे। चंद्रवती है शायद। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप 10वां, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये जो शब्द यहाँ पे लिखा गया ये बहुत ही जाना पहचाना शब्द है, लेकिन अब भी आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि अंतरराष्ट्रीय में ये वाला ग्रह है जिसको हम क्या बोलते हैं? उड़नतुआ ग्रह, ये किसमें इसमें से कहाँ पे लगता है? ये बहुत ही जाना माना शब्द है कि आप इसको लगभग देखते होंगे शब्द को, लेकिन अब भी आप कंफ्यूज है। तो शुद्ध वर्तनी के जो शब्द हैं इसको आप देखेंगे, उड़नतुआ ग्रह ज्यादातर ये वाला कंफ्यूज करता है, उड़नतुआ ग्रह यही सब इसमें कंफ्यूज करते हैं कि आधा ना कहाँ पे रहेगा। तो शुद्ध वर्तनी वाले जो शब्द है इसको आप क्या करेंगे? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा अपने प्रैक्टिस में लाएंगे, उतना ज्यादा आप एग्जाम में सही कर पाएंगे। अब देखिए ये शब्द जो है ये लगातार आप देखते रहे होंगे या देखते हैं, लेकिन अब भी आपको किसमें कंफ्यूजन होगा। तो इसी प्रकार से ऐसे एग्जाम में भी आप करेंगे तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन गलत। अब देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अब अगर अंतरराष्ट्रीय, ये देखिए अगर आप पढ़िए अंतरराष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय होता है, तो ये हो गया गलत। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय, ये भी वही चीज लिखा है, ये देखो दोनों सेम लिखा है, अंतरराष्ट्रीय ये दोनों गलत हो गया। फिर आता है
अंतरराष्ट्रीय। पहले आप ऐसे पढ़िए अंतर फिर राष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय होता है। तो आप अब जान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय शब्द में जो उड़ंतु रा होता है ये सीधा रा के ऊपर आता है, यानी रा के ऊपर ही उड़ंतु वाला रा लगता है। तो अंतरराष्ट्रीय से क्लियर कर लीजिए कि अगर आपको अंतरराष्ट्रीय लिखना है तो ये जो रा है इसी के ऊपर उड़ंतु रा रहेगा, तभी ये हमारा अंतरराष्ट्रीय शुद्ध होगा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? पहला। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां। बहुत फेमस कहावत, ये बहुत ही फेमस कहावत कहिए या मुहावरा लोकोक्तियां है, बहुत ही फेमस है कि आगे कुआं पीछे खाई। ये कहावत आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। क्या? आगे कुआं पीछे खाई, यानी आगे जाए तो कुआं में गिरेंगे, पीछे जाए तो खाई में गिरेंगे। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? मतलब दोनों तरफ जाओ, आप जिधर भी जाए आपके साथ क्या है? मुसीबत। तो क्या है? आगे कुआं पीछे खाई। तो देखिए चारों तरफ जल ही जल होना, ये तो मूर्ख वाली बात हो गई, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है मुहावरे की। यहाँ कुआं खाई में तो जल होता है, लेकिन उसका मतलब यहाँ से नहीं है। फिर दूसरा है रास्ते का बंद होना, ये भी नहीं है। दोनों ओर मुसीबत, हमने पहले ही आपको बताया कि आगे कुआं पीछे खाई का मतलब दोनों ओर मुसीबत। एक और लोकोक्ति इसी से रिलेटेड है प्रसिद्ध, क्या कि आगे चला दांते काटा, पीछे चला लाते मारा। ये भी जो हमारा लोकोक्ति है ये भी इसी से प्रसिद्ध है कि आगे चलेंगे तो दांत से काटने आए तब भी मुसीबत, पीछे चलेंगे लात से मारना यानी पैर मारना, ये भी मुसीबत। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो देखिए आगे कुआं पीछे खाई का जो अर्थ है ये क्या है? दोनों ओर मुसीबत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों ओर मुसीबत। बीच में निकल भागना, ये तो 9 2 11 होने वाली बात है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए अपना 12वां। रामचरितमानस किस की भाषा है? की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? हमारा 12वां जो क्वेश्चन है वो क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरित के लेखक सबसे पहले, इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास। रामचरित के रचयिता कौन है? तुलसीदास। कब इन्होंने रचना की थी? 1631 ईस्वी में। तो किस भाषा में की थी? तुलसीदास राम के बारे में अक्सर जो भाषाएं लिखते थे वो किस भाषा में लिखते थे? अवधी भाषा में। ये हमने आपको वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया कि रामचरितमानस जो भाषा है, रामचरित जो है ये किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। और राम के बारे में सबसे ज्यादा रचनाएं कौन करते थे? तुलसीदास करते थे। और किस भाषा में करते थे? अवधी भाषा, क्योंकि राम जो थे वो जनरली कहाँ से रिलेटेड थे? अवध से। एक गाना है बहुत ही फेमस, कौन सा? सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तो अवध जो है वो जनरली कहाँ से रिलेटेड करते थे? राम जी अवध से रिलेटेड करते थे। तो इस प्रकार से जो रामचरितमानस की भाषा है आप देखेंगे तो कहाँ की है? अवधी भाषा की। और ब्रज भाषा ज्यादा कौन लिखता था? तो सूरदास जी। कौन? सूरदास जी। ऐसी बात नहीं है कि तुलसीदास ने नहीं लिखा है, लेकिन ब्रज भाषा ज्यादातर मतलब एक अपनी मुख्य भाषा होती है। तो ऐसे सूरदास की जो मुख्य भाषा लिखने की थी वो थी ब्रज भाषा, और तुलसीदास की जो लिखने की मुख्य भाषा थी वो थी अवध भाषा। और खड़ी बोली में तो बहुत से बाद में कवि हुए, आधुनिक कवि हुए जिन्होंने खड़ी बोली में लिखा। भोजपुरी तो छोड़ दीजिए, भोजपुरी का मतलब समझ ही रहे आप लोग, माइंड में बन गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन 13वां। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? अब आपका एक यहाँ से नया क्वेश्चन बनता है कि आदिकाल जो था उसके कई नाम थे और उसको कई अलग अलग कवियों ने दिया था। तो आदिकाल के कितने कई नाम थे, उसमें से हम आपको कुछ नाम बताएं। जैसे वीर गाथा काल, कौन सा? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, चारण काल, चारण काल, सामंत काल, वीर गाथा काल, चारण काल, सामंत काल, वीर काल, वीर काल, आदिकाल, ये सब जो है हमारी ये आदिकाल के अन्य नाम। कौन कौन से? वीर गाथा काल, चारण काल, सामंत काल,
वीर काल और भी थे। तो इसमें पूछा है कि आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम किसने, यानी आदिकाल को वीर गाथा काल किस कवि ने कहा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में हमने कल आपको बताया, वो क्या थे, एकांकी के जनक थे। क्या थे, इनसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जाहिर सी बात है कि ये जो एकांकी के पिता हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एकांकी के पिता कौन है, राम कुमार वर्मा जी। राहुल सांस्कृत्यायन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम किसने दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला क्वेश्चन देखिए अपना 13वां 14वां, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। हमारा अगला, विलोम का मतलब उल्टा, शुरू बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं यार, कितना पढ़ेंगे। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। देखिए कहीं कभी आपसे, जैसे अभी आपसे क्या पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय का शुद्ध वर्तनीय शब्द है, वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि उत्कर्ष को भी कई रूप में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनीय है। तो आप देख लीजिए उत्कर्ष, ध्यान से उत्कर्ष को ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान दे के आंख से कि उत्कर्ष कैसे लिखा जाता है। तो अब देखिए उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है, अपकर्ष। यहां से आप देखिए अपकर्ष, पतन का उत्थान। पतन मतलब होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो पतन का क्या होता है, उत्थान। उत्थान मतलब आगे बढ़ना, आगे चलना। तो उसके बाद है अपभ्रष्ट। अपभ्रष्ट का क्या हो जाएगा, भ्रष्ट। क्या हो जाएगा, भ्रष्ट। विकर्ष का नहीं पता। फिर पतन का क्या हो जाएगा, उत्थान। अपकर्ष का हो जाएगा उत्कर्ष का अपकर्ष, अपभ्रष्ट का भ्रष्ट। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 15वां और लास्ट क्वेश्चन, आनंद कदामिनी के संपादक कौन है। देखिए रहस्य की बात, पहला क्वेश्चन में जो हमने आपको बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज के बारे में बताया था, वो क्वेश्चन कहाँ हमको आके मिला, 15वें क्वेश्चन में। रहस्य की बात देखिए। तो अब आप बताइए कि आनंद कदामिनी पत्रिका के संपादक कौन है। हमने आपको खुद ही बता दिया कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, ये आनंद कदामिनी पत्रिका के संपादक हैं। ऐसे ही कुछ प्रमुख पत्रिकाएं ही हैं जो कि आपको क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। इतनी सारी पत्रिका है, इतने सारे लेखक हैं, उनकी पत्रिका और लेखिका याद करना संभव नहीं। कुछ प्रसिद्ध, कुछ प्रमुख कवि पत्रिकाएं हैं और लेखक हैं। तो देखिए जो आनंद कदामिनी पत्रिका है, ये कहाँ से है, किसके द्वारा संपादित की गई, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। और कहाँ से हुई है, मिर्जापुर से। कहाँ से हुई, मिर्जापुर से। अब कब हुई, 1881 ईस्वी में। तो इस प्रकार से हमारा ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी देखिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो ये मतलब लेखक है, सॉरी, ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। इनके एक रचना क्या है बहुत प्रसिद्ध, कौन, उसने कहा। उसने कहा रचना जो है, आप पेपर सॉल्व करा रहे हैं, इसमें देखिए पक्का ये क्वेश्चन पूछा हो गया। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा, इनकी जो उसने कहा रचना है, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना। एक और रचना इनकी है मर्यादा। कौन सी है, मर्यादा। तो उसने कहा था, ये उसने कहा था, इस लास्ट में उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा की प्रसिद्ध है, इसको तो आप एकदम से याद रखिए। उसके बाद आनंद कदामिनी, ये जो पत्रिका है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके संपादक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। और कहाँ से संपादित हुई, मिर्जापुर से। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया इसके पहले की 2018 या 17 में कि आनंद कदामिनी पत्रिका कहाँ से संपादित हुई थी। तो कहाँ से हुई थी, मिर्जापुर से। संपादक करता कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, ये उसने कहा था के सबसे, इसने कहा था इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। तो आज का देखिए ये जो क्वेश्चन हमने आपको सस्पेंस रखा, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ही था कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया, तो इसमें किसने किया था, बालकृष्ण। बद्रीनाथ चौधरी ने किसका किया, आनंद कदामिनी। कहाँ से किया, मिर्जापुर से। कब
कब की है? 1881 में। तो आज हमारा 50 क्वेश्चन 2016 का सॉल्व हुआ। अगला 15 क्वेश्चन हम आपको कल सॉल्व कराएंगे।